एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे। दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में हमने एक अभिकर्मक जो था टोलन अभिकर्मक, इस अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ ली। ऑक्सीकरण में फर्स्ट जो हमारा था टोलन अभिकर्मक का अपचयन या एल्डिहाइड का टोलन अभिकर्मक के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। दूसरी जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है, एल्डिहाइड जो होती है वो फैलिक विलयन का भी अपचयन कर देता है। एल्डिहाइड फैलिक विलयन का अपचयन कर देता है। ये जो हमारे पास ये फैलिक विलयन है, फैलिक विलयन हमारे पास दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। फैलिक विलयन ए और दूसरा होता है हमारे पास फैलिक विलयन बी। फैलिक विलयन ए और फैलिक विलयन बी जो हमारे पास होता है, इनको समान मात्रा में मिलाया जाता है। जब इनको समान मात्रा में मिलाया जाता है तो यहाँ पर हमको अवशेष प्राप्त होता है CuOH का वोल्टेज। ये जो हमारे पास अवशेष प्राप्त होता है ये गहरे गुलाबी रंग का होता है। ये गुलाबी रंग का अवशेष जो होता है इसी को हम फैलिक विलयन कहते हैं। इसका निर्माण जो फैलिक विलयन ए होता है हमारे पास, ये फैलिक विलयन यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। फैलिक विलयन ए जो होता है वो किसका विलयन होता है? कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। और जो हमारे पास फैलिक विलयन बी होता है ये हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, टार्ट्रेट का विलयन होता है। इसको क्रॉस लवण भी बोलते हैं। तो यदि हमें फैलिक विलयन बनाना है तो फैलिक विलयन ए और फैलिक विलयन बी का समान अनुपात में मिश्रण प्राप्त करेंगे। फैलिक विलयन ए में कॉपर सल्फेट होता है, फैलिक विलयन बी में हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, टार्ट्रेट, सोडियम लवण होता है और इसको घोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। जब इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोलते हैं तो हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड का अवशेष प्राप्त होता है। इस कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो अवशेष प्राप्त होता है इसकी अभिक्रिया कराने पर जो हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया कराने पर ये हमारे जो एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीकरण कर देता है, अर्थात एल्डिहाइड फैलिक विलयन का अपचयन कर देता है। कैसे बोल सकते हैं हम? तो यहाँ पर ये संपूर्ण प्रोसेस जो होता है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो हमारे पास ये संपूर्ण प्रक्रिया हो रही है ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर कोई भी हमारे पास एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ यानी फैलिक विलयन के साथ कराते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कराने पर हमें यहाँ पर ये जो गुलाबी रंग का अवशेष होता है एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके लाल भूरे रंग का रेड कलर में रेड कलर का हो जाता है, लाल रंग का अवशेष प्राप्त होता है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में उत्पाद प्राप्त होते हैं और जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसमें यहाँ पर अम्ल बनते हैं और कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो अवशेष के रूप में प्राप्त होता है जो लाल रंग प्रदान करता है और उससे हमें पता लगता है कि हमारा एल्डिहाइड जो दिया हुआ यौगिक है वो क्या है? एल्डिहाइड। और यहाँ पर केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड। कैसे एल्डिहाइड होंगे? एलिफैटिक एल्डिहाइड ही फैलिक विलयन का अपचयन करते हैं। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड किस प्रकार का है, एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, इसका पता लगाने के लिए भी फैलिक विलयन के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है या फैलिक विलयन का परीक्षण किया जाता है प्लस H2।
इस प्रकार से अभिक्रिया कंप्लीट होती है और हमें दिया हुआ जो मिश्रण है उसके बारे में पता लग जाता है कि दिया हुआ यौगिक हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड भी कौन सी प्रकृति का है? एल्डिहाइड भी हमारे पास एलिफेटिक है या फिर हमारे पास एरोमेटिक है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण की जो अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं हम ऑक्सीकरण की पढ़ते हैं, उन सभी अभिक्रियाओं में हम यह देखते हैं कि प्रबल अपचायक का कार्य करता है। तीसरे नंबर पर जो इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें हम देखते हैं एक सॉल्यूशन होता है बेनेडिक्ट विलियम। एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसका नाम क्या है? बेनेडिक्ट विलियम। अब बेनेडिक्ट विलियम परीक्षण करने के लिए हम सीधा कहते हैं कि यदि बेनेडिक्ट विलियम का परीक्षण एल्डिहाइड के साथ किया जाता है, यानी कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया बेनेडिक्ट विलियम से कराई जाती है, तो एल्डिहाइड डालते ही ये लाल भूरे रंग का, रेड भूरे रंग का अवशेष का प्रदान करता है, जिससे हमें एल्डिहाइड की पहचान हो जाती है कि हमारे पास जो यौगिक दिया गया है वो हमारे पास एल्डिहाइड है। ये बेनेडिक्ट विलियम जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट तथा कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है। तीनों का समान मात्रा का मिश्रण जो होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट तथा सोडियम कार्बोनेट, जो हमारे पास ये मिश्रण होता है तीनों का, इस मिश्रण को बेनेडिक्ट विलियम कहा जाता है। और इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं तो ये जो होते हैं ये एक अवशेष बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड का। अब इस कॉपर ऑक्साइड के अवशेष की अभिक्रिया जब एल्डिहाइड से कराते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और एल्डिहाइड जो हमारे पास बेनेडिक्ट विलियम है उसका अवशेष अपचयन कर देता है और हमें अवशेष प्राप्त होती है। अवशेष जो प्राप्त होता है वो हमें यहाँ पर अम्लों के रूप में प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया सेम जो हमने फ्लेविंग विलियम पढ़ा था, फ्लेविंग विलियम के समान होती है। यहाँ पर ये जो अवशेष प्राप्त होता है ये लाल भूरा रंग होता है, अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के द्वारा हम एल्डिहाइड की पहचान भी कर सकते हैं। ये तो तीन प्रकार के हमारे पास परीक्षण थे। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। कुछ अभिक्रियाएं हैं जैसे बेयर-विल्डर ऑक्सीकरण। अभिक्रिया का नाम है बेयर-विल्डर ऑक्सीकरण। देखिए जो हमारे पास बेयर-विल्डर ऑक्सीकरण होगा, इस रासायनिक अभिक्रिया में बेयर-विल्डर की जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है इसमें हमारे पास पर एसिटिक अम्ल होते हैं। हमारे पास क्या होंगे? पर एसिटिक अम्ल होंगे या फिर हमारे पास पर बेंजोइक अम्ल होगा। ये हमारे पास जो पर एसिटिक अम्ल है या पर बेंजोइक अम्ल है, पर एसिटिक अम्ल तथा पर बेंजोइक अम्ल जो है इनकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ कराई जाती है। तो एल्डिहाइड से कराने पर ये अम्लों का निर्माण करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए पर शब्द कब लगता है? जब ऑक्सीजन एक निश्चित क्रम में जुड़ी होती है। यहाँ पर ये पर एल्किल ऑक्साइड, यदि यहाँ पर इस प्रकार से O लगा हुआ है और यहाँ लिख दिया हमने K, तो K2O2 लिखेंगे, पोटेशियम परऑक्साइड, एल्किल परऑक्साइड।
तो जब ऑक्सीजन समान क्रम में एक लाइन में जुड़ी होती है तो वहां पर शब्द आता है पर। तो इसी प्रकार जब पर एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में या पर बेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो अम्लों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एसिटिक अम्ल हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास कोई पैरासिटिक अम्ल है। अब पैरासिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी है, हमें एल्डिहाइड से करानी है। इस अभिक्रिया के दौरान हमें अम्ल प्राप्त होते हैं। इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कहा जाता है बेयर-बिल्गर ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड पैरासिटिक अम्ल और परबेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में भी ऑक्सीकरण करता है। बेयर-बिल्गर ऑक्सीकरण के बाद नेक्स्ट ऑक्सीकरण होता है सोडियम हाइपोहैलाइड से। यहां लिखा है हमने सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड होता है हमारे पास, या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2 यानी कि हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं, या फिर इसका नॉर्मल फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बोला जाता है सोडियम हाइपोहैलाइड। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हैलोजन एल्डिहाइड तथा कीटोन से अभिक्रिया करके और यहाँ पर अम्लों का निर्माण करते हैं या हैलोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हैलो फॉर्म आइडो, जैसे हैलोजन समूह हमारे पास कोई भी है, क्लोरो है या तो यहाँ पर एल के समूह के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस स्थिति में हैलो फॉर्म बनेगी, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड की, केवल हम किसका ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। अभी हमने कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं पढ़ा है, केवल हम एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। यहां पर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, हमारे पास एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, हैलोजन से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है और हमारे पास क्लोरल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया पुनः जो हमारे पास यौगिक प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया NaOH से कराई जाती है। NaOH से कराने पर यहां पर हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा और सोडियम यौगिक के लवण प्राप्त होते हैं। यहां पर इस प्रकार से सोडियम हाइपोहैलाइड के द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड की जितनी भी हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वो कंप्लीट होती हैं। एक अभिक्रिया और होती है सिर्फ अभिकर्मा की, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। सिर्फ अभिकर्मा जो होता है एक गुलाबी कलर का एक विलयन होता है, रोजेनलिन का विलयन होता है जिसका रंग गुलाबी होता है। इस रोजेनलिन में जब SO2 गैस प्रवाहित करते हैं
रोजेनिलिन का गुलाबी रंग समाप्त हो जाता है और पुनः इसमें कि अभिक्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं जिसका गुलाबी रंग आ जाता है। इस प्रकार सिर्फ अभिकर्मक जो होता है इसका उपयोग भी एल्डिहाइड परीक्षण में किया जाता है। तो ये एल्डिहाइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। रोजेनिलिन का गुलाबी विलयन होता है जिसमें SO2 गैस प्रवाहित करने पर इसका गुलाबी रंग समाप्त हो जाता है। जब इसकी अभिक्रिया पुनः एल्डिहाइड से कराते हैं तो इसका गुलाबी रंग वापस आ जाता है। इसका उपयोग एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए किया जाता है। इसलिए ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं दे रखी है और न ही सिलेबस में है, तो इसके बारे में ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थे हमारे डॉल्टन अभिकर्मक, सेलिन विलियन और बेनेडिक्ट विलियन। उसके बाद हमने हाइपर हैलाइड से ऑक्सीकरण पढ़ा था और बेयर-विल्गर ऑक्सीकरण पढ़ा था। अब हम यहाँ ऑक्सीकरण पढ़ेंगे कीटोन का ऑक्सीकरण। देखिए कीटोन जो होता है इसमें दोनों और मैथिल समूह उपस्थित होते हैं और मैथिल समूह उपस्थित होने के कारण इसका आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है। यदि हमें कीटोन का ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीडेशन करना है इसका कीटोन का, तो यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होगा और प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं K2Cr2O7, KMnO4, ये हमारे पास प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। इनकी उपस्थिति में कीटोन का ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो कीटोन का ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन जो होता है ये भी हमारे पास अम्लों का निर्माण करता है। इस प्रकार से कीटोन अम्लों में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कीटोन के ऑक्सीकरण से जो अम्ल प्राप्त होते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन की 3 कार्बन की श्रृंखला है और यहाँ हमें 2 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर कम एल्किल श्रृंखला प्राप्त होती है। कीटोन का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एक कम कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है। बचा हुआ कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, H2 बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से कीटोन का ऑक्सीकरण कराने पर एक कार्बन यहाँ से हट जाता है। तो इस प्रकार से कम कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है। अब कीटोन का ऑक्सीकरण किन-किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है, किस प्रकार से हम कीटोन का ऑक्सीकरण कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहली जो हमारे पास विधि है वो है बेयर-विल्कर ऑक्सीकरण, जो हमने एल्डिहाइड में भी पढ़ी थी। तो नंबर फर्स्ट है यहाँ पर बेयर-विल्कर ऑक्सीकरण। देखिए पर एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में करेगा पर एसिटिक। अब पर एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में कीटोन का ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो कीटोन का ऑक्सीकरण जब एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है तो कीटोन यहाँ पर एस्टर का निर्माण करते हैं, साथ ही अम्लों का निर्माण भी होता है। दो चीजें बनेगी, एक एस्टर बनेगा, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। यानी कि एस्टर का निर्माण होगा और अम्लों का निर्माण होगा। इस परीक्षण को कहा जाता है बेयर-विल्कर परीक्षण। कीटोन है, यहाँ एस्टर है कि हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर अम्ल का निर्माण होगा और एस्टर का निर्माण होगा।
ये कीटोन श्रृंखला है, यहाँ पर हमने लिया तो यहाँ जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा, ऑक्सीकरण के दौरान हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पास पर एसिटिक अम्ल है, पर एसिटिक अम्ल कीटोन का ऑक्सीकरण करता है, जिससे हमें एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। एथेनोइक अम्ल के साथ साथ हमें यहाँ पर प्रोपेनोएट भी प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा और यहाँ पर हमें प्रोपेनोएट प्राप्त होगा। इस प्रकार से बेयर-विलर ऑक्सीकरण में कीटोन ऑक्सीकृत होकर अम्ल तथा एस्टर का निर्माण करते हैं। जबकि हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था, एल्डिहाइड बेयर-विलर ऑक्सीकरण में अम्लों का ही निर्माण करते हैं, एस्टर का निर्माण नहीं करते हैं। तो यदि हमसे एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंट पूछे जाए बेयर-विलर ऑक्सीकरण के सापेक्ष, तो हम यहाँ पर उनके डिफरेंट भी बता सकते हैं। बेयर-विलर ऑक्सीकरण के बाद कीटोन भी एल्डिहाइड की तरह सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यहां पर जो हमारे पास सोडियम हाइपोहैलाइड है, अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, किसकी? कीटोन की। तो कीटोन जो होता है सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ अभिक्रिया करके और वही क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है, यानी कि हैलोफॉर्म का निर्माण करता है। कोई भी हम यहाँ पर कीटोन ले लेते हैं, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, वहां पर हमने क्लोरीन लिया था, यहाँ हम ब्रोमीन लेते हैं और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? NaOH की उपस्थिति में, क्योंकि हमारे पास जो सोडियम हाइपोहैलाइड है वो होता है NaOH प्लस H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। यदि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो यहाँ पर 3HBr कम हो जाएंगे। अब जो हमारे पास यौगोत्पाद प्राप्त हुआ है, ये एक ही पद में होती है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन समझने के लिए इसको अलग अलग लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो हमें यौगोत्पाद प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया किससे करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एल्डिहाइड में भी हमने ये किया था, अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़ करके और हेलोफॉर्म बनाएगा, यानी कि ये ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। और ब्रोमोफॉर्म बनने के बाद हमारे पास लवण का निर्माण होगा। इस प्रकार से सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ कीटोन जो होते हैं ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ी। दोनों अभिक्रियाओं में थोड़ा सा अंतर होता है। इस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन की जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो कंप्लीट होती है। एक बार हल्का सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वो कौन सी? एक तरफ लिखा हमने एल्डिहाइड, एक तरफ हमने लिखा कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब इन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में देखें तो सबसे पहली जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये टोलन अभिक्रिया, इसमें नहीं करता है।
यहाँ पर हमारे पास आता है फेलिक नहीं करती है। फेलिक के बाद आता है हमारे पास बेनेडिक्ट विलियम। अब इस बेनेडिक्ट विलियम के साथ भी हम लोग अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। ये कैसे ऑक्सीकारक हैं? दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। और हमने कहा था एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होती है, ये प्रबल और दुर्बल दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन कीटोन जो होता है उस एल्डिहाइड के सापेक्ष कम क्रियाशील होता है, इसलिए ये दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन K2Cr को O7 अगर लिया जाए, K2Cr को O7 लिया जाए, KMnO4 लिया जाए, तो ये भी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और ये भी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, कीटोन भी प्रदर्शित करेंगे और एल्डिहाइड भी प्रदर्शित करेंगे। साथ ही साथ बेयर-विल्गर ऑक्सीकरण कर लेते हैं। बेयर-विल्गर ऑक्सीकरण दोनों प्रदर्शित करते हैं, एल्डिहाइड भी प्रदर्शित करते हैं और कीटोन भी प्रदर्शित करते हैं। सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ दोनों अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, एल्डिहाइड भी प्रदर्शित करेगा और कीटोन भी प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर यदि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की बात करें तो एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन कीटोन कम क्रियाशील होता है, इसलिए यह दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। ऑक्सीकरण सभी को पता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बाहर निकलता है, या कह सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है और धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है, उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। अब ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आती हैं वो अभिक्रियाएं हैं अपचयन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पढ़ा हमने, अब क्या पढ़ेंगे हम? अपचयन पढ़ेंगे। अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं अपचयन अभिक्रियाओं की, लेकिन कुछ परिभाषाएं बता देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो मतलब अपचयन हो रहा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन निकलता है तो भी क्या होता है? अपचयन होता है। या हम कह सकते हैं कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो भी क्या होता है? अपचयन होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोजन जुड़ेगा। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होगा। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसमें क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हम अपचयन अभिक्रिया के द्वारा देखेंगे कि अपचयन अभिक्रिया के द्वारा हमारे एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हम अपचयन किसका पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन का। तो यदि हमारे पास कोई भी कार्बोनिल समूह है, हमारे पास यहाँ पर कोई भी कार्बोनिल समूह है और ये कार्बोनिल समूह जो है इसके साथ अभिक्रिया करता है H के साथ। अब H के साथ अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ, तो ये कार्बोनिल समूह अल्कोहल का निर्माण करता है। क्या बनाता है? ये अल्कोहल का निर्माण करता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हमारे पास एल्डिहाइड का अपचयन होता है, यदि अपचयन किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है, तो एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल, ध्यान रखना, प्राथमिक एल्कोहल बनता है। और यदि अपचयन कीटोन का कराते हैं तो कीटोन का यदि अपचयन होता है तो यहां पर द्वितीयक एल्कोहल बनता है।
जितने भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो अपचयन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, तो अपचयन अभिक्रियाओं में हम देखते हैं कि अपचयन अभिक्रियाओं में यदि अपचयन होता है किसका, एल्डिहाइड का, तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। यदि कीटोन का अपचयन होता है तो द्वितीयक अल्कोहल बनता है। देखिए नॉर्मल रिएक्शन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। बहुत सारे अपचयन हैं जैसे वोल्फ-इश्नर, मूंग-मिलिनॉन, क्लीमेंसन अपचयन, बहुत सारे अपचयन हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्बोनिल समूह है। अब ये कार्बोनिल समूह हमारे पास एल्डिहाइड है और इसका हमने कराया अपचयन। अपचयन में हम देखते हैं कि CH3 बनने वाला जो हमारे पास अल्कोहल है वो कैसा है, प्राथमिक अल्कोहल, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH2। यदि देखा जाए तो कौन सा है, प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ हमने कीटोन ले लिया, यहाँ हमने क्या लिया, कीटोन लिया। तो कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं जब कीटोन का अपचयन कराते हैं तो यहां पर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहां पर 2-प्रोपेनॉल जो बना है हमारे पास, ये प्रोपेन टू ऑल जो हमारे पास बना है, इसमें कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और जिससे हमारा अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कह सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, यदि एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं, एल्डिहाइड जो है वो उसके अपचयन से हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा और कीटोन के अपचयन से हमें द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होगा। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, पूछी जा सकती है। अब इनकी जो नेम रिएक्शन है, ये लिखना नहीं है, उतारना नहीं है, बिल्कुल ये समझाने के लिए था। अब इनकी जो नेम रिएक्शन है, जो नाम से अभिक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इनकी जो सम इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है उनको मैं बता देता हूं आपको। जैसे यहां पे होता है क्लीमेंसन अपचयन, दूसरा ऑप्शन होता है यहां पर नीलवाइन कॉनरॉड अपचयन। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है मूंग-मिलिनॉन अपचयन। यहाँ पर एक कीटोन के द्वारा अपचयन दर्शाया जाता है जिसको कहा जाता है फिनेकोल अपचयन। तो इस प्रकार से कुछ अपचयन हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी अपचयन हैं जिनमें अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इन सभी अपचयन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन से अपचयन हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं।